नमस्कार। आप आज हम कोरोना से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। विकास कई दिनों से परेशान था। वह यह सोचकर परेशान था कि महामारी के इस दौर में सब कुछ सामान्य कब होगा। वह देश की गिरती आर्थिक स्थिति, महामारी की वजह से मर रहे बेबस लोग, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में कमी उसकी चिंता बढ़ा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत निकट है। उसे लगा कि अब सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे और इस आर्थिक मंदी में उसे कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा। वह डिप्रेशन में जा रहा था। पर क्या वाकई में उसकी चिंता जायज़ थी? आइए जानें। कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका में देखने को मिला। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में कोरोना की वजह से हर 2 में से 1 व्यक्ति की मानसिक स्थिति में गिरावट आई है। अब लोग ज़्यादा मानसिक आघात से शिकार हैं। अब लोग वो काम नहीं कर पा रहे थे जिसे पहले कर वे खुश महसूस कर रहे थे। बहुत लोगों को लगा दुनिया का निकट करीब है, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए। जो लोग पहले से ही डिप्रेशन का शिकार थे, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। वायरस यानी विषाणु की खोज एडवर्ड जेनर ने की, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष यानी जहर। इन्हें मृत जीवी माना जाता है क्योंकि इनकी कोशिका में खामियां होती हैं। इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इनके पास सेल ऑर्गेनल नहीं होता। यह सैकड़ों वर्षों तक सुप्त अवस्था में रह सकता है। जब यह एक जीवित धारक के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोशिका को भेद कर अपनी पकड़ बनाता है तथा अपनी संख्या बढ़ाता है। वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपनी जैसी संक्रमित कोशिका का उत्पादन शुरू कर देता है। क्या कोरोना वायरस जिंदा वायरस है? कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जिसका वाहक सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी SARS-CoV-2। जहां पहला मामला चीन में आया, वही भारत में पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में आया। अब तक यह आंकड़ा 3 लाख के पास पहुंच गया है, जहां इससे मरने वाले लोगों की संख्या करीब 9,000 पहुंच गई है। कोरोना वायरस पक्षियों, स्तनधारी पर आक्रमण करता है और इन्हीं के जरिए मनुष्य तक पहुंचता है। खांसी, जुकाम, बुखार तथा सांस लेने में दिक्कत इसके प्रमुख लक्षण हैं। इससे बचने का सबसे सही उपाय है कि इसे फैलने ना दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क तथा अपने हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोए। 20 सेकंड में साबुन के अणु इसके अणुओं के बाहरी संरचना को विनाश कर देते हैं। कोरोना की वजह से वर्तमान स्थिति में उथल पुथल है। आर्थिक स्थिति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का स्तर समय के साथ नीचे आ रहा है। वहीं लोगों के जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जिससे स्थिति बिगड़ी हो। 2013 में वेस्टर्न अफ्रीका में इबोला का पहला मामला आया। इससे 28,616 लोग ग्रसित हुए तो वही 11,302 लोगों की मृत्यु हुई। मरने वालों की संख्या इन्फेक्टेड लोगों का 40% था। वही मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना का ही एक प्रकार है, का पहला केस 2012 में सऊदी अरब में आया, जिससे 21 देश प्रभावित हुआ। SARS-CoV-1 का पहला मामला चीन के फुसान शहर में 16 नवंबर 2002 को आया। इससे 8,000 लोग संक्रमित हुए, वहीं 774 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन 2005 के बाद इसका कोई मामला नहीं आया। इसके अलावा भी इतिहास में बहुत सारी महामारी हुई है, जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, प्लेग। जाहिर है कि यह देश दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है। यह अंदाज़ा लगाना गलत है कि मानवता का अस्तित्व खतरे में है। कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ सिर्फ यह बताकर लोगों का ध्यान खींचना चाहता है कि कोरोना का टीका आ गया है, कोरोना का इलाज आ गया है। ये लोग बस हमारे डर को अपने जीने का माध्यम बना रहे हैं। इबोला वायरस का टीका 2015 में RBSV-ZEBOV का ट्रायल शुरू किया गया। फिर इसके बाद 2019 में WHO ने रेगुलेटरी अप्रूवल दिया, जबकि इस बीमारी का पहला मामला 2013 में आया था। वही SARS-CoV-1 जिसका पहला मामला 2002 में आया, उसका अभी तक कोई दवा या टीका नहीं आया है। मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का पहला मामला 2012 में आया, लेकिन इसके वैक्सीनेशन का ट्रायल अभी तक जारी है।
इतिहास में बहुत सारी महामारी हुई, पर उन सब का आज तक इलाज नहीं ढूंढ पाए, पर विज्ञान कुछ हद तक सफल रहा। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने में, उसका टीका ढूंढने में दशक साल लग जाते हैं, जिसके फ़ायदे ज़्यादा तथा नुकसान कम हो। मानव शरीर ऐसे काम करता है जिससे इससे इस शरीर को कम नुकसान हो। उदाहरण के तौर पर हम भोजन में कंकड़ पाते हैं तो हमारा जीभ दांत जल्द ही उसकी पहचान कर लेता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर खतरे से दूर भागता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसे शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो खतरे में है। एक्सरसाइज ना करना, योगा ना करना, शराब, धूम्रपान, संतुलित आहार ना खाना, किसी बीमारी का पहले से होना शरीर को कमज़ोर यानी इम्यूनिटी कम कर देता है। उम्र के साथ भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इन कमज़ोर लोग यानी जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है को इनकी बीमारियां होने का ज़्यादा खतरा होता है और इन्हें छोटी मोटी बीमारियों में भी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए कोरोना वृद्ध समय के साथ भी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होती जाती है। इसलिए कोरोना वृद्ध और उन लोगों पर ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है जिन्हें पहले से ही डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फिर वृद्ध लोग हैं। हो सकता है कि कोरोना से आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, पर विज्ञान ने सब कुछ नहीं ढूंढा। भविष्य में अपनी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से कहीं आप बीमार ना हो जाए। हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारी सारी बीमारियों का इलाज तो नहीं, पर काफ़ी बीमारियों का इलाज है। इतना काफ़ी कि हमें कोरोना जैसे बीमारियों से डरने की भी ज़रूरत नहीं। हम दूसरों से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई चमत्कार करे, दवाई बनाए और हमें टीका लगा जाए। हम थोड़ा सा भी नहीं बदलना चाहते, ना धूम्रपान, ना शराब छोड़ना चाहते हैं, ना ही एक्सरसाइज, ना ही अपना खान पान बदल सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना हमें आसान लगता है, शायद इसलिए टीवी, सोशल मीडिया पर हम अफवाह ढूंढ लेते हैं। दूसरी ओर सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि शराब की दुकान खोलना जिसकी वजह से भीड़ लगी और सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार से पालन नहीं किया गया। सरकार ने कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया और रात को दिए तथा बर्तन बजाने के लिए कहा जिससे पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित हो, पर सभी ने लॉकडाउन के अपने अपने मतलब निकाले। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया न्यूज़ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, कोरोना के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराया और ऐसा हो भी क्यों ना, हमें आदत है बुराई को खोज लेना, कुछ ऐसा जो हम सुनना चाहते हो। घंटों भर दिखाए गए अफवाहें फैली, पर किसी ने इस नाजुक स्थिति में लोगों को जागरूक नहीं किया, सरकार को सतर्क नहीं किया। हालात ख़राब हुए, अर्थव्यवस्था बिगड़ी और दैनिक भत्ता वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर भुखमरी की हालात में आ गए। वे अपने घरों से निकल दिए, कहीं 2000 किलोमीटर पैदल तो कहीं 1200 किलोमीटर, कहीं साइकिल से तो कहीं ठेले पर ही वे अपने घर की ओर चल दिए। कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ तो कुछ सुरक्षित भी पहुंच गए। हालात ख़राब होती गई, कहीं पर खाने बांटे गए तो राज्यों के बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। लोग जैसे तैसे जुगाड़ कर, पैसे देकर, यहाँ तक कि नदियों के सहारे भी राज्यों की सीमा पार कर अपने गांव पहुँचे। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवासी करीब 45 करोड़ है। मतलब 45 करोड़ लोग अपने प्रमुख आवास घर को छोड़कर दूसरे जगह रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जिसमें से 30% मजदूर है तथा 30% दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से ये सभी मजदूर की स्थिति भुखमरी की स्थिति में आ गए। कोई न साधन होने की वजह से ये पैदल ही निकल गए। कुछ प्रदेशों में बसें चलाई गई, लेकिन लोगों की भीड़ एक जगह पर बढ़ती चली गई। एक संकट से बचने के लिए लोगों ने दूसरे संकट को मोल लिया, वहीं पर आर्थिक व्यवस्था गिरती चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कुछ नए इनोवेशन, कुछ नए सेवा और कुछ नए अपॉर्चुनिटियाँ खुलती है।
वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से पर्यावरण में सुधार हुए हैं। कार्बन उत्सर्जन विश्व स्तर पर 25% कम हुआ है। वहीं हवा की गुणवत्ता में 11% का इजाफा हुआ है। वहीं अमेरिका में पिछले साल की तुलना में इस साल कार्बन उत्सर्जन 50% कम हुआ है। जहां विश्व परेशान था पर्यावरण की स्थिति को लेकर, वहीं एक बीमारी ने यह चिंता कम कर दी। लेकिन हमें पता है कि सब कुछ सामान्य होते ही पर्यावरण का स्तर जरूर गिरेगा। वहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों पर आफत सी आ गई हो। अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी प्रति 1000 व्यक्तियों पर बहुत कम है। वहीं बेड्स पर मिलियन भी बहुत कम है। भारत में रक्षा बजट जीडीपी का 11% है, वहीं स्वास्थ्य बजट जीडीपी का सिर्फ 2% है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ेगी, चाहे सरकार कितना ही दावा कर ले। हम तैयार हैं। तैयार तो हम कभी थे ही नहीं, ना हमारी सरकारें। कोरोना की वजह से शिक्षा स्तर में गिरावट आई है। स्कूल कॉलेज बंद है तो सरकार की ऑनलाइन शिक्षा देने की सुविधा, एग्ज़ाम करवाने की सारी योजनाएं लगभग बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि ग्रामीण विद्यार्थियों के पास ना मोबाइल ना नेट की सुविधा उपलब्ध है। अब तक हमने सोशल मीडिया ही चलाना सीखा है, पर ऑनलाइन क्लासेस, एग्ज़ाम कैसे होंगे किसी को कुछ नहीं पता। पर एक संकट को बचाने के लिए हम दूसरे संकट को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम होंगे, स्कूल खुलेंगे, ज़िंदगी धीरे धीरे अपने सामान्य स्तर पर आ जाएगी। स्कूल कम से कम यह सुविधा दे सकता है कि अगर क्लास ए में कोरोना फैले तो क्लास बी तक ना पहुँचे। एक अमेरिकन आर्टिकल के मुताबिक प्रत्येक 1000 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थियों यह पॉसिबिलिटी है कि एक विद्यार्थी हॉस्पिटलाइज्ड हो और तथा 1 लाख में से एक विद्यार्थी का चांस है कि उसकी मृत्यु हो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वही 2017 में 54 लाख बचपन की मृत्यु हुई, जिनकी आयु 5 वर्ष से भी कम थी। वर्तमान में कोरोना के केसेस 76,65,000 के करीब है। वहीं डेथ 4,25,000 के करीब है, यानी फैटेलिटी रेट 5.5% है। भारत में यही फैटेलिटी रेट 3% है, जहाँ की 80% मामलों में लक्षण दिखाई ही नहीं देता। मतलब यह आंकड़ा बहुत ही छोटा है। हम विश्व युद्ध 2 की ओर चलते हैं, जहां 8.5 करोड़ की लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 5 करोड़ नागरिक थे, 2.5 करोड़ आर्मी, 50 लाख लोग जेल में तथा बच्चे लोग बीमारी तथा महामारी से मर गए। उस वक्त पूरे विश्व की 3% आबादी युद्ध में ख़त्म हो गई। वहीं पर 3 किंगडम चाइना में 3 से 5 करोड़ लोगों तथा मंगोलों द्वारा आक्रमण में 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। भारत में जब ब्रिटिशों ने 1764 में बक्सर युद्ध के साथ बंगाल जीता तो 1769 तक बंगाल में अकाल पड़ा। हालात ऐसा हुआ कि 1 करोड़ लोगों को भूखमरी का शिकार हुए, जो बंगाल की आबादी का 1/3 था। 1665 में प्लेग की वजह से लंदन में 15% आबादी ख़त्म हो गई। इन सभी त्रासदी के बाद भी मानवता ने अपने आगे का सफ़र तय किया। किसी भी समस्या का अस्थायी हल नहीं होता। कुछ का कहना है कि अगर लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता तो यह स्थिति नहीं होती। कुछ का अभी भी मानना है कि लॉकडाउन दोबारा से लगेगा, पर लॉकडाउन ने हमेशा इस समस्या से जूझने के लिए हमें वक्त दिया, लोगों में जागरूकता आई। लेकिन अगर किसी कारणवश लॉकडाउन दोबारा से लगेगा तो यह कोरोना को तो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करेगा और स्थिति में गिरावट भी आ सकती है। विश्व युद्ध 2 के बाद युद्ध में लड़े जवानों को मानसिक आघात से गुजरना पड़ा। वहीं कई जवानों ने अपना बचा जीवन शांति व खुशी के साथ बिताया। एक सर्वे के मुताबिक वे आम लोगों से ज़्यादा खुश थे। उनकी ज़िंदगी पर समझ पकड़ अच्छी थी।
अब लॉकडाउन खुलने से उम्मीद बनी है, पर हमें कोरोना से लड़ने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्या एक यूपीएससी टॉपर इस लॉकडाउन में रुका होगा? क्या उसने अपनी तैयारी छोड़ दी होगी? हमने माना कोरोना ने सब कुछ रोक दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। आपका जो उद्देश्य है उसे पूरा करें, अफवाहों के पीछे ना जाए। मानव मस्तिष्क 95% चीज़ें वही सोचता है जो वह बीते दिनों में सोचता था। बचे 5%। अगर आप अफवाहों पर ही ध्यान देंगे तो आप एक यूपीएससी टॉपर तो नहीं, और आप रेस ज़रूर हारेंगे। धन्यवाद।